दोस्तों, सुरेनी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रचना शिक्षण के उद्देश्य और विधियां पढ़ेंगे। हमने गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण की उद्देश्य और विधियां जो है वो पढ़ ली हैं। रचना शिक्षण भी इसमें शामिल है। रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण। कहानी और नाटक शिक्षण जो है वो दो बचेंगे। पहला है रचना शिक्षण का उद्देश्य। रचना में मैं पहले बता देता हूँ, रचना में जो है, रचना यूँ तो कहानी भी है लेकिन कहानी शिक्षण अलग है, उसकी विधियां अलग पढ़ेंगे। रचना शिक्षण में हम वो पढ़ेंगे जैसे निबंध है, पत्र लेखन है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, तो वो रचना शिक्षण में आएंगे। और विशेष तौर पर निबंध जो होता है वो रचना शिक्षण में है। तो रचना शिक्षण के उद्देश्य, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करवाना है, यानी रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करवाना है और रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करवाना है। छात्रों में विचार शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास करना रचना शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों में विभिन्न लेखकों की शैलियों का ज्ञान कराना जिससे वे भी स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सकें। छात्रों में विचारों की क्रमबद्धता का विकास करना। ये जो 5 और 6 नंबर के जो उद्देश्य हैं, इनके प्रश्न भी बनते हैं और आए हुए प्रश्न भी हैं। ये रचना शिक्षण का ही उद्देश्य होता है कि विचारों की क्रमबद्धता जो है वो रचना शिक्षण से ही बच्चे के अंदर जो है वो उत्पन्न होती है। तो छात्रों में विचारों की क्रमबद्धता का विकास करना, छात्रों में भाव प्रकाशन एवं आत्म प्रकाशन की क्षमता पैदा करना। रचना शिक्षण की विधियां। रचना शिक्षण की विधियों में देखिए, प्राइमरी कक्षाओं के लिए चित्र वर्णन विधि है। चित्र वर्णन विधि का मतलब चित्र दिखाया जाता है और फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर बच्चा जो है वो एक रचना अपने जो है वो मस्तिष्क में स्थापित करता है, फिर उसको शब्द लेख वो करता है। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है, उपयुक्त है। इसमें चित्रों की सहायता से रचना लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। चित्रों पर इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बालक चित्रों में अंकित दृश्यों व घटनाओं को समझते हुए वर्णन करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें चित्र वर्णन विधि है कि चित्र दिखाया जाता है, फिर उस चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा जो है वो फिर उन प्रश्नों के सहायता से जो है वो वर्णन करने की क्षमता विकसित करता है। दूसरी है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर विधि है, ये ध्यान में रखना है। प्रश्नोत्तर विधि जो है वो गद्य में, पद्य में, सब में चलती है, लेकिन रचना शिक्षण के लिए ये एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और इस प्रश्न इस क्रम में पूछे जाते हैं कि छात्रों को विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध करने का अवसर मिलता है। श्रेष्ठ विधि क्यों है, सर्वोत्तम विधि क्यों है प्रश्नोत्तर विधि? क्योंकि गद्य शिक्षण का एक श्रेष्ठ उद्देश्य है विचारों को क्रमबद्धता प्रदान करना, और इस विधि से जो है वो प्रश्न इस तरह से इस क्रम में पूछे जाते हैं कि विचारों की क्रमबद्धता जो है वो बनती है, यानी उनके उत्तर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे विचारों में क्रमबद्धता जो है वो विषय से संबंधित आती जाएगी। तो इसलिए ये जो है ये रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इससे विचारों में क्रमबद्धता जो है वो लाई जाती है। इस विधि में पहले मौखिक रचना की जाती है और उसके बाद लिखित रचना करने को कहा जाता है। किसी भी स्तर पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखो और लिखो विधि। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि निबंध शिक्षण की विधि कौन सी है? तो देखो और लिखो विधि जो है, या देखो या रचो विधि भी लिखा हो सकता है, तो ये इसका उत्तर था। तो ये देखिए, देखो और लिखो विधि। इस विधि में अध्यापक छात्रों को कोई वस्तु दिखाकर उसके बारे में कुछ मौखिक या लिखित रूप में रचना करने को कहता है। ज़्यादातर निबंध लेखन में प्रयोग होती है। ये देखिए, निबंध लेखन में प्रयोग होती है देखो और लिखो विधि या रचो विधि। रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि में यह विधि सुनिश्चित रूपरेखा अथवा संकेत सूत्र देकर छात्रों को निबंध लिखने अथवा रचना कार्य करने के लिए कहा जाता है और इसे आउटलाइन विधि भी कहते हैं। रूपरेखा विधि में कोई भी एक रूपरेखा दी जाती है और उस रूपरेखा के आधार पर या संकेत सूत्र दिए जाते हैं, उनके आधार पर निबंध, जैसे निबंध में हमारे बिंदु आते हैं, आजकल बोर्ड में भी आने लग गए हैं,
क ख ग घ, उसमें 3, 4 या 5 जितने बिंदु लिखे हैं उन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम लिखेंगे तो एक निबंध तैयार हो जाएगा। तो वो एक रूपरेखा विधि है। मंत्रणा विधि। मंत्रणा विधि, इस विधि को स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। यानी इस विधि में रचना की विषय सामग्री पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं से ढूंढने और चयन करने के लिए छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि निर्देश विधि से मिलती जुलती है। तो निर्देश विधि से मिलती जुलती है, स्वाध्याय विधि भी इसको कहते हैं, मंत्रणा विधि भी कहते हैं। यानी बच्चा खुद ही पुस्तकों से या पत्र पत्रिकाओं से जो है वो अपनी सामग्री ढूंढता है, खोज करता है और फिर उसको लिखता है। प्रश्न देखिए, निबंध शिक्षण की विधि है तो निबंध शिक्षण एक रचना शिक्षण में है तो मंत्रणा विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है और प्रवचन विधि भी है। उपर्युक्त सभी विधि जो है वो इसमें शामिल है। रचना शिक्षण की विधि नहीं है तो देखिए, रचना शिक्षण की विधि नहीं है, देखो और रचो विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, अनुकरण विधि है, व्यास विधि जो है वो कविता शिक्षण के अंदर जो है वो चलती है। कविता या पद्य भाग में जो है वो व्यास जो है वो चलती है। व्याख्या विधि का ही एक भेद है। निम्न में से रचना शिक्षण की उत्तम विधि है। रचना शिक्षण की उत्तम विधि है तो रचना शिक्षण की उत्तम विधि इनमें से देखिए, उपर्युक्त सभी तो हो नहीं सकती क्योंकि शब्द प्रधान विधि और भाषा यंत्र विधि हमने पढ़ी ही नहीं है। चित्र वर्णन विधि जो है वो इनमें से उत्तम विधि हो जाएगी। किस शिक्षण में भाव प्रकाशन एवं आत्म प्रकाशन की क्षमता विकसित की जाती है? तो ये हमने अभी पढ़ा है। रचना शिक्षण का एक उद्देश्य है जिसमें रचना शिक्षण से छात्रों में भाव प्रकाशन एवं आत्म प्रकाशन की क्षमता विकसित की जाती है और एक विचारों में क्रमबद्धता भी जो है वो पैदा की जाती है। तो ये रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। हम फिर मिलेंगे अच्छे शिक्षण के साथ, तब तक के लिए बाय।